वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले जो इस वक्त सियासी सूरत हाल के ऊपर जिस किस्म की क़यासराई हो रही है। कोई लोग निगरान सेटअप का जिक्र कर रहे हैं और कोई कह रहा है कि जो मुआशी हालात ऐसे हैं कि अब एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत है। ये गुफ्तगू तो कुछ अरसे से हो रही थी, मगर गुज़िश्ता रोज़ साबिक चेयरमैन FBR जो हैं शब्बर ज़ैदी साहब, उन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में ये दावा किया है कि जो इस वक्त माशी सूरत हाल है ये इतनी बिगड़ चुकी है कि अब बात हो रही है और इस तजवीज़ पे गौर हो रहा है कि एक निगरान सेटअप लाया जाए और जो गैर मकबूल माशी फ़ैसले हैं वो सेटअप से करवाए जाएँ। शब्बर ज़ैदी साहब से जब इस पे सवालात पूछे गए तो उन्होंने ये कहा कि अभी मसला सिर्फ ये है कि ये तय नहीं हुआ कि ये कितने अरसे के लिए हुकूमत बनाई जाएगी ऐसी, और दूसरा ये कि इसको बनाने के लिए कानूनी और आइनी रास्ता क्या होगा। बहुत इस पे गुफ्तगू हो रही है इतनी कि जो हुकूमती बेंचेस हैं जिसको हम कह सकते हैं, तो उनकी तरफ से भी इस पर डायरेक्टली तो बात नहीं हुई, मगर एक ट्वीट के ज़रिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उन्होंने तरदीद की है इस बात की कि मुल्क के अंदर जो मुआशी इमरजेंसी है वो लगाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑब्वियसली बहुत एक सख्त रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो निगरान सेटअप की बातें हो रही हैं ये एक शोशा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान साहब ने भी जो आज सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की उसमें उन्होंने एतराफ़ किया है कि उनको इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे और ये शोशा छोड़ा जा रहा है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का। और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा जो हुकूमत से पीछे अहम लोग हैं वो इंतखाबात पर राज़ी नहीं हुए। इसके साथ साथ जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने भी इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में वापस आने का कहा है और कहा है कि अगर वो वापस ना आए तो फिर नैब की कार्रवाई भी हो सकती है। ये बयान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इसलिए बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अभी तक ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। सिर्फ वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं उनके इस्तीफ़ों का मामला जो है वो अभी तक फंसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PTI का जो वफ़द है उसकी स्पीकर कौमी असम्बली से अभी तक मुलाकात नहीं हुई जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक आमिर डोगर साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, सर ये बताइएगा कि ये जो आज खान साहब ने बात की है कि उनको नहीं लग रहा कि कोई उनको इंतखाबात आने वाले दिनों में नज़र आ रहे हैं, तो सर क्या हम कहें कि ये दिस वाज जस्ट इमरान खान साहब वे ऑफ मतलब कि उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि वो अपनी जो एक कोशिश थी इलेक्शंस के लिए उसमें नाकाम रहे, या उनको भी ये जो निगरान सेटअप है इस तरह की कोई बात उन तक पहुंची है, उनको भी खदशा है और उन्होंने इस तरह उसका इजहार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये इंतहाई तशवीश की बात है कि 9 महीने तकरीबन अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को होने जा रहे हैं और आप सब ने देख लिया कि ये मुकम्मल तरीन नाकाम हुकूमत है और आज जो मईशत का पहिया जाम हो गया है और उसके बाद अब एक रास्ता निकाला जा रहा है कि मुआशी इमरजेंसी के जरिए एक इंटरिम हुकूमत आए और फिर वो पता नहीं कब तक इस मुल्क को चलाए। तो सर आप ये कंफर्म कर रहे हैं या आप हमें खबर दे रहे हैं कि ये रास्ता निकाल लिया जा रहा है? मैं आपकी और जो इस वक्त चाहे मगोइयाँ पाकिस्तान में हो रही हैं, जो मुख्तलिफ हलकों की तरफ से चीजें आ रही हैं, उसके ऊपर मैं तबसरा कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये इस मुल्क के साथ मजीद जुल्म और ज्यादती होगी। पिछले कमोबेश 8-9 महीनों से इमरान खान और तहरीक इंसाफ सड़कों पर है और हमारा एक ही मुतालबा है कि रजीम चेंज करने के नतीजे में आप जिस हुकूमत को लेकर आए उन्होंने सिवाय NRO-2 अपनी चोरियां खत्म करवाने के अलावा इस मुल्क के लिए अवाम के लिए कुछ नहीं किया। हत्ता कि कई दिनों से खामोश और सोए पड़े हैं। मैजिक मैन इसहाक डार साहब भी जो बड़े दावे कर आए थे कि जी मैं मुईशत संभाल लूंगा,
तो साबित ये हुआ कि ये तमाम तजर्बाकार लोग नाकाम हैं और इसमें कोई सर बट दूसरी राय यही तो नहीं बात कि है ना कि अगर आप लोगों को इलेक्शन नहीं मिला तो फिर आप लोग जी, भी मेरी बात नाकाम तो रहे ना। सुनिए, जी मेरी बात तो सुनिए। हमारे पास तो एक अपोजिशन, एक पब्लिक जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बड़े बड़े तारीखी जलसे, फिर उसके बाद जिमनी इलेक्शन में पीटीआई की कामयाबी, और आज दिन तक खान साहब का लॉन्ग मार्च और इस्तकामत का खड़ा रहना, इस बात का सबूत है कि इतनी बड़ी अपोजिशन और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो किसी ने नहीं की। लेकिन हम प्रेशर ही डाल सकते हैं, असेंबलियों से भी बाहर आ गए और हर वो तरीका कर लिया कि यार मुल्क की सोचो, अगर मुआशी इस्तेकाम आएगा तो उसके लिए लाजम है सियासी इस्तेकाम, और उसके लिए जरूरी है कि फौरन आप इलेक्शन कराएं। नहीं एक सर, साफ ये शफाफ इलेक्शन होगा। अब आप अगर डॉक्टर कोई साहब आप और जरा आ मेरी भी जाता है, बात सुन लेना सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इशू ये है कि आप लोगों ने जितनी भी स्ट्रांग ऑपोजिशन की, सड़कों पे निकले, इस्तीफे दिए असेंबलियों से, इशू ये है कि अगलों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तो इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी डिले करनी है, जनरल इलेक्शंस कहाँ वो करवाएंगे सर? तो अब आप लोगों तक कोई बात पहुंची है कि टेक्नोक्रेटिक कोई सेटअप आ रहा है, कोई केयर टेकर सेटअप आ रहा है? ये बात तो मार्केट की है, और सबसे बड़ी बात कि यही खान साहब और हमारा मुतालबा है मुल्क की उन कुव्वतों को जो फैसला कुन कुव्वतें हैं, जिनके हाथ में रिमोट है। आप सर वो तो आपको घास कोई नहीं डाल रही। मेरा नहीं, हमें घास ना डालें, इस मुल्क का तो सोचें। वो सोच रहे हैं ना सर, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ला रहे हैं, मुश्किल फैसले करा लेंगे। एक शख्स जो आर्मी चीफ रहा है, वो अरबों रुपया कमाकर इस मुल्क से चला गया और अपनी जिद और अना और अपनी दाद की खातिर उसने इस पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया और एक टोला चोरों का हम पर मुसल्लत कर दिया। और 9 महीने के बाद फिर दूसरा हालिया कि टेक्नोक्रेट्स को ले आओ। पहले भी मोइन कुरैशी आए, पहले भी आए बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स, और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सर क्या नई एस्टैब्लिशमेंट से आपको कोई किसी किस्म की कोई पॉजिटिव फीडबैक, कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन उनसे हुई है? कम्युनिकेशन तो यही है कि वो अवाम की जो पल्स है उसको महसूस करें, खुद देखें, उनके पास रिसोर्सेज है, सोर्सेज हैं, वो खुद इंफॉर्मेशन लें, देखें कि अवाम क्या चाहती है। में हम जिक्र करेंगे जो मुसलसल बिगड़ती हुई एक माशी सूरत हाल हमारे सामने है और जो बहस चल रही है और काफ़ी हफ्तों से चल रही है कि IMF के प्रोग्राम में उसको बचा सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। क्या IMF जो है वो अपनी जो शराइत हैं उनमें कोई नरमी लाएंगे, या जो पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत है वो उनकी तमाम शर्तें मानेगी? इसी सारी बहस में इतने दिन गुजर गए हैं कि अब जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $4 अरब की कम तरीन सतह पे आ चुके हैं। इसके साथ साथ डॉलर्स जो हैं उसका एक इतना क्राइसिस हो गया है मुल्क में कि कहीं मिलते नहीं हैं। इंटर बैंक रेट और जो ओपन मार्केट रेट है उसमें भी फ़र्क जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और साथ में अब एनर्जी का क्राइसिस भी नज़र आ रहा है। और इसी सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उन्होंने पिछले दिनों जब ये कहा कि IMF की शराइत पाकिस्तान को मानना पड़ेंगी, तो ये इस पे काफ़ी बहस शुरू हो गई है कि ये क्या अब इशारा दे दिया है हुकूमत ने कि IMF का प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए तमाम शराइत मानी जाएंगी। ये शराइत जो हैं इन पे भी बहुत बात हो रही है। गैस और एनर्जी की प्राइसेस हैं, सेल्स टैक्स है, इस सारे मसले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नजीब साहब, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना और ऑब्वियसली ही इज़ एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट। वेलकम टू द शो सर। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब का जो बयान है वो भी सामने आया, फिर इसाक डार साहब ने भी आज बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो सर ये क्या हम कह सकते हैं कि फाइनली जो इतने हफ्तों की कोशिशों के बावजूद अब हुकूमत को एहसास हो गया है कि उनके वो IMF को कन्विंस नहीं कर सकते अपनी शराइत नर्म करने के लिए, और ये जो सख्त शराइत हैं यही पाकिस्तान को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और हुकूमत भी अब इसके लिए तैयार है? कैन वी से दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा साहबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
देखें, आई थिंक एक एहसास हर एक को, लीडरशिप को भी, बाकी सोचने वालों को भी हो गया है कि आईएमएफ के अलावा चारा कोई नहीं है. सो लेट्स एग्री ऑन दैट. मैं तो आपके प्रोग्राम में पिछले कई माह से यही बात कह रहा हूं कि आईएमएफ के प्रोग्राम को एज एन एंकर ऐसे लेके चलिए कि उससे बिल्कुल अलहदा ना हो. आप जैसे ही अलहदा हुए, आपने देखा कि आपके रिजर्व्स पे भी प्रेशर आया, आपके एक्सचेंज रेट पे भी प्रेशर आया, एंड आपको S&P ने भी डाउनग्रेड कर दिया आफ्टर द अदर टू डाउनग्रेड्स. सो बिल्कुल इससे अलहदा ना हो. ये एक एंकर है जो आपको इस मुश्किल वक्त से गुजार देगा. अब मसला ये है कि उसमें एक तशवीश पाई जाती है पूरी कौम में, और मैंने इस दफा जो संडे को आर्टिकल लिखा, मैंने कहा 3 लोगों में तशवीश है. एक पॉलिटिकल लीडरशिप में है, एक हमारे लोगों में है कि कीमतों का इफेक्ट आएगा, और एक तीसरी तशवीश हमारी एग्जीक्यूटिव में है कि क्या हम ये इंप्लीमेंट सब कुछ कर सकेंगे. ये तीनों ठीक बातें हैं, पर जो अल्टरनेटिव है अब शायद समझ आ गया है कि दैट इज नॉट एन ऑप्शन. अब इसमें हमें गुजरना है, इसमें से इससे कोई राह फरार नहीं है. पाकिस्तान या कोई और मुल्क इस हालत में हो जिसको एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज हो, जिसका सिर्फ आप लोग करंट अकाउंट चूंकि बहुत पॉपुलर हो गया है, एक हमारा फाइनेंशियल अकाउंट है जो कि अच्छा नहीं है. हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब ड्रॉप. सो अब हमें जो भी शराइत हैं उन पे अमल करना है. ये शराइत नहीं है आरफा साहिबा, ये एज आई वाज मेंशनिंग टू यू कि देखें, ये सेट ऑफ रिफॉर्म्स को, और हमें एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए पूरे मुल्क में इन द शॉर्ट रन. जो प्राइसिंग चेंजेस होने हैं, चाहे वो गैस में है, इलेक्ट्रिसिटी में है, जो हमने चेंजेस करने हैं कि हम पीडीएल जिसमें शॉर्टफॉल है, हमारा ओवरऑल टैक्स में जो 7,400 अरब से कमी आ रही है, और जो मैक्रो फ्रेमवर्क हमने बनाना है जिसमें हमारी ग्रोथ कम दिखाई देगी, जिसमें हमें ये देखना है कि हमारा करंट अकाउंट शायद बेहतर सेटल हो जाए, पर हमारी एक्सपोर्ट्स और जो हमारी रेमिटेंसेज हैं वो भी ऑन दी अदर हैंड थोड़ी कम हो जाए. ये जो ओवरऑल चीज़ है, इसको अब हमें आईएमएफ के साथ तय कर लेना चाहिए, और ये अहदाफ जो हैं FY23 के वो तय कर लेने चाहिए. इससे आपका फंड फ्लो बढ़ेगा, और आप यकीन कीजिए कि वंस रिजर्व्स बिल्ड होना शुरू होंगे तो ये जो कॉन्फिडेंस जो इरोड हो गया है सारी मार्केट्स का, ये वापस आ जाएगा. सो लेट्स ऑल ट्राई एंड मूव इन दिस डायरेक्शन. थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर मैं आखिर में ये कहूंगा, एंड वी कैन डिस्कस दिस सम टाइम, ये मुश्किल फैसले नहीं है आरफा साहिबा. मुश्किल फैसले तो ये हैं कि क्या आप पीआईए बेच सकते हैं, क्या आप एनर्जी सेक्टर में मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, क्या आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. ये तो मियर प्राइसिंग चेंजेस हैं जो हम आईएमएफ की वजह से कर रहे हैं, और ये ओगरा और नेपरा ने डिटरमिन किए हैं. That is my humble. बिल्कुल सर, विल कम बैक टू दैट. अमार साहब, आप भी जरा सर, यही जो आईएमएफ की अब जो शराइत हैं जिनका बहुत जिक्र हो रहा है कि ऑब्वियसली डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि ये मुश्किल फैसले नहीं हैं, बट ऑब्वियसली सर एक जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो देख रही है कि कुछ महीनों के बाद इलेक्शंस होंगे, उनके लिए ये पॉलिटिकली इलेक्टोरली मुश्किल फैसले हैं. तो सर कैसे ऐसी ख़ास तौर पे जो एनर्जी के हवाले से ऐसी कौन सी मुश्किल शराइत हैं आईएमएफ की जो अब हमें इम्प्लीमेंट होते हुए अगले कुछ दिनों में नज़र आएंगी, अगर जैसे कि हमें लग रहा है हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि आईएमएफ के प्रोग्राम को रिवाइव करना है? देखें, पॉलिटिकल, आई एग्री कि पॉलिटिकल कैपिटल इससे एरोड होगा, मगर अगर ये डिसीजन नहीं लेते तो 3-4 महीने में ऐसी हालत हो सकती है कि पॉलिटिकल कैपिटल कुछ बचे ही नहीं, बिकॉज हालात इतने ख़राब हो जाएंगे. 2 की डिसीजंस हैं जो मेरे हिसाब से जिन पे कंसिडर किया जा रहा है. एक ये है कि जी क्या पेट्रोल की जो प्राइस है उसमें पीडीएल कितना रखा जाए, टैक्स कितना लगाया जाए. एक दफ़ा प्राइस बढ़ जाती है, हम फिर उसको कम कर देते हैं, इन्फ्लेशन का इफेक्ट एक हो जाता है, मगर वो जब हम कीमत कम करते हैं दूसरी चीज़ों की कीमत कम नहीं होती. ये चीज़ को कंसिडर करता नहीं है. ये पिछले कोई सालों से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं. तो अब मेरे ख्याल से फिर से जो है वी विल सी सम इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्राइसेस, क्योंकि उसमें टैक्स और पीडीएल डेवलपमेंट लेवी का जो कंपोनेंट होता है वो उसमें इंक्रीज होगा. दूसरी जो एक चीज़ हम देखेंगे वो ये है कि गैस प्राइसेस जो हैं हाउस होल्ड लेवल पे, रिटेल लेवल पे, वो इंक्रीज होंगी. आलमी मंदी में जो प्राइस मिल रही है गैस की वो तकरीबन हमें तो मिलती है तकरीबन $14 से $15 की. अगर आप वैसे लेने जाएं बाज़ार में तो आपको $25 से $30 की मिले, और आपके घर में जो गैस आती है वो तकरीबन $1.5 से $2 के दरमियान आती है. तो अगर हम $15 की पे गैस लेते हैं और उसको $1.5 की बेचते हैं तो कोई ना कोई तो उसके पैसे दे रहा है, पैसे भर रहा है. वो जो हैं हम और आप हैं और टैक्स पेयर हैं जो कि वो कर रहे हैं. तो आई थिंक ये बहुत सारी डिस्टॉर्शंस हैं जो कि आईएमएफ कहता है जिनको फिक्स किया जाए. और एक और चीज़ जो है वो ये है कि एक बहुत हमारा एक शौक होता है कि जी एक्सचेंज रेट को एक फिक्स किया जाए.
हर हुकूमत आती कहती है कि हम नीचे कर देंगे, रुपए को जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे, रुपए को और मुस्तहकम करेंगे। मुस्तहकम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े या इन्वेस्टमेंट नहीं आए। तो अभी जो कोशिश करी हुई थी कि 220 225 की रेंज में मैनेज करें, वो बहुत अब मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से ना हम एलसीआं खोल पा रहे हैं, ना कोई पैसे और मुल्क में आ रहे हैं। इवेंचुअली वी विल सी पीकेआर पाक रुपए जो है इसके 240 और 250 की रेंज में जो है ये मूव कर जाएगा, और उसमें वी विल सी सम बैलेंस बीइंग रिस्टोर्ड इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली हेयर, कुछ लोग ये भी जिक्र कर रहे हैं कि शायद जो रेट है स्टेट बैंक का उसमें भी तब्दीली देखी जाएगी, हो सकता है इंटरेस्ट रेट में भी तब्दीली आए। देखिए, मॉनेटरी टाइटनिंग जो है उसको तो मेंटेन करना ही है। इन्फ्लेशन, जिस तरह हम इकोनॉमिक्स की ज़बान में कहते हैं, एक मॉनेटरी फिनोमिनन ज़रूर है। सप्लाई साइड का इफेक्ट अपनी जगह है। लेट्स सी के अभी जो नंबर्स आते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द दिसंबर नंबर्स के सीपीआई क्या आता है उसको देख के। बट व्हाइल यू आर इन द प्रोग्राम, उनके साथ आई थिंक ऐसा ही चलेगा। मॉनेटरी टाइटनिंग, एक्सचेंज रेट टू रिफ्लेक्ट मार्केट फंडामेंटल्स। और मैं बारहा कहता हूँ फॉर पीपल एंड फॉर द अथॉरिटीज कि इन अ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, पाकिस्तान में भी हमने ये देखा है कि जैसे ही स्ट्रेंथनिंग हुई है थोड़ी सी फंडामेंटल्स की, रुपया स्ट्रांग भी हुआ है। सो लेट्स होप कि स्मगलिंग को रोक के, थोड़े से रिजर्व्स को बिल्ड करके, थोड़ा सा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस लाके, थोड़ा सा अपना एफडीआई को रिस्टोर करके, रेमिटेंसेस को वापस $2.5 अरब के करीब लाके, यू कैन ऑल्सो सी अ फ्लो टुवर्ड्स पाकिस्तान। दैट इज द डायरेक्शन पाकिस्तान शुड बी लुकिंग एट। एंड आई मस्ट से कि आप जरूर जाएं केएसए के पास, यूएई के पास, आप जरूर फंड्स पिकअप करें, बट दैट हैज टू कॉम्प्लीमेंट द आईएमएफ, नॉट रिप्लेस द आईएमएफ। बिल्कुल सही। अमार साहब, ये जो ऑब्वियसली अब जैसे आपने जिक्र किया ख़ास तौर पे एनर्जी प्राइसेस का, तो सर इसके बाद ऑब्वियसली वही वाली बात, सवाल पूछना बहुत अहम है कि कितना इम्पैक्ट होगा आपके ख़्याल में वही कीमतों पे ओवरऑल, और कितने अरसे तक, मतलब कि ये कहना आसान है, आप दोनों ने जिसका जिक्र किया कि थोड़े अरसे के बाद कुछ स्टेबलाइजेशन होती है, बेहतर होती है सूरत हाल, पर सर जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो आप किस हद तक देख रहे हैं? देखिए, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, गैस की प्राइस बढ़ेगी, ये सारी चीज़ों की जो हैं इनमें पास ऑन होगा, तो 6 से 9 महीने का एक साइकिल होती है, वो इन्फ्लेशन उसमें ज़रूर बढ़ेगी। अगर हम चीज़ों को छेड़ना बंद कर दें, हर दफ़ा जब भी कोई नई हुकूमत आए, नया फाइनेंस मिनिस्टर आए, वो अपनी हर चीज़ में चलाना अगर छोड़ दें, तो फिर हमें बार बार ये चीज़ नहीं देखनी पड़े। एक दफ़ा इन्फ्लेशन का राउंड हो गया था जब हम 200 से लेके 220 और 240 पे गए थे, फिर 220 पर लेकर आए, अब फिर से जब 220 से 240 पे जाएंगे तो फिर से वही चीज़ राउंड होगी। तो एक जगह जैसे खाकन साहब ने बोला कि इफ़ वी अलाउ द मार्केट फंडामेंटल्स, मार्केट के हिसाब से अगर प्राइसिंग हो जाए तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। अगर इसको अब बार बार आप कोशिश करेंगे आर्टिफिशियली किसी कीमत को कम रखने की, तो फिर उसका जो इफेक्ट होता है वो कंपाउंडेड होता है और कई ज़्यादा महसूस होता है और कई काफ़ी लंबे अरसे तक भी चलता है। तो कम से कम अगर अभी हम ये करते तो 6 से 9 महीने का और इम्पैक्ट हम देखेंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई और बीच में आ जाए वो बोले कि जी नहीं ये तो बहुत जुल्म हो रहा है, हम ऐसा करते हैं और रुपए को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, फिर 6 और 9 महीने और बढ़ जाएंगे और इसी तरह चलता रहेगा। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन जी, डॉक्टर साहब, अमार साहब अभी बात कर रहे थे जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा, तो सर फिर उस पर ज़रा ये सियासी सवाल ही बनता है कि शायद इसीलिए इतना पीडीएम की हुकूमत ने इसको रेजिस्ट किया और उन्होंने कोशिश की कि कोई और हल ढूंढ ले, बिकॉज़ इसकी जो सियासी कीमत है वो बहुत उनके लिए तो हाई रहेगी, स्पेशली जिस तरह अमार साहब कह रहे हैं कि 6-9 महीने और 6-9 महीने इलेक्शन का भी स्केड्यूल है। तो बिल्कुल आफा साहब, एक तो यह कि जो टाइमिंग है आईएमएफ के प्रोग्राम का, ऑब्वियसली इट इज इजियर टू डू अगर आप पॉलिटिकल साइकिल के पहले 3 साल में कर रहे हैं। पर अब देखना हमें ये है, और ये एवरीवन हैज टू आई थिंक काइंड ऑफ गेट यूज्ड टू दिस। अगर हम आईएमएफ करते हैं, प्राइसिंग चेंजेस होंगे, उसका एक 6 से 9 महीने का प्राइस इफेक्ट आएगा। लेट्स से कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव टू यू। लेट्स से हम आईएमएफ नहीं करते और आपको डॉलर फ्लो और कम हो जाता है और आपको किल्लत शुरू हो जाती है चीजों की, तो जो प्राइस की स्पाइक आएगी वो इतनी ह्यूज होगी। जैसे कि आपने अभी देखा कि थोड़ी सी अगर वीट की किल्लत होती है तो आप आटे की कीमत देखिए कैसे बढ़ी है। आप चाह रहे हैं कि सप्लाई आपकी डिस्टॉर्ट ना हो और कंसिस्टेंट रहे,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, आप चाह रहे हैं फार्मास्यूटिकल की, और स्पेशली इनपुट्स जो आपकी एक्सपोर्ट्स में जाती हैं, जिसकी वजह से आपने देखा है कि इस वक्त टेक्सटाइल में एक स्लो डाउन दिखाई दे रहा है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग होम इज कि जरूरी है कि इस आसान मुश्किल में से गुजर जाइए, बट उस तरफ ना जाइए अनचार्टर्ड टेरिटरी में, जिसमें शायद डिसऑर्डरली मूवमेंट अगर रुपए की खुदा ना खास्ता कभी हो गई तो दैट विल बी वेरी हर्टफुल. बिल्कुल सही सर, आप ये कह रहे हैं कि अभी जो मुश्किल फैसले लग रहे हैं, अगर ये ना किए गए तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल एक सूरत हाल पैदा हो सकती है. अमार साहब, सर ये IMF के प्रोग्राम से तो रिलेटेड नहीं है, मगर ऑब्वियसली इस पे भी बहुत पिछले दिनों में जिक्र हुआ. हुकूमत ने एक से ज़्यादा दफ़े ऐलान किया कि एनर्जी कंजर्वेशन का जिक्र किया, पूरा एक प्लान भी अनवेल किया गया. उसके अंदर हमें सोलर एनर्जी का बताया गया. को मार्केट्स के हवाले से जो एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म स्टेप था वो ये था कि मार्केट्स को 8 बजे बंद करें. पर सर उस पर तो कोई लग रहा है कि प्रोग्रेस हुआ ही नहीं. आपके ख्याल में वो कितना अहम है? और जो बाकी उन्होंने इकदाम गिनवाए या बताए कि हम करेंगे, आप उन सबको कैसे देख रहे हैं? व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द प्लान इन शॉर्ट? देखिए जी, कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंजर्वेशन का प्लान तो आज से 6 महीने पहले मार्च अप्रैल में जो है वो कर देना चाहिए था. टू लिटिल टू लेट, अब तो बहुत लेट हो गया है, मगर अभी भी चाहें तो कर सकते हैं. बट दैट इज़ मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू. बहुत डिफ़िकल्ट है कि जी हर किसी को बोलें कि बिजली बंद करो, मार्केट्स बंद करो. द कल्चर इज़ नॉट देयर. ये आई थिंक दिस इज़ अ बिहेवियर और कल्चरल इशू. एक हफ्ते में 2 हफ्ते में ये चीज़ सेट नहीं हो सकती. बट येस, हमें फोकस करना चाहिए. ये मिड टू लॉन्ग टर्म एक व्यू होना चाहिए. ये कंजर्वेशन पे हमारा फोकस रहे, ताकि एनर्जी इंटेंसिटी जो हमारी है, जो यूजेज है तेल का या इंपोर्टेड फ्यूल का, वो कम हो एंड वी ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स या लोकल फ्यूल्स. बिल्कुल सही. डॉक्टर साहब से यही जो अमार साहब बात कर रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है, हमारा कल्चर नहीं है, हमें आदत नहीं है. सर कोविड के दिनों में हमने यही मार्केट्स रियासत ने बंद करवाई, वक्त पे भी बंद करवाई, वीकेंड्स पे भी बंद करवाई, टाइमिंग भी रिस्ट्रिक्टेड थे. अब क्या वो उसकी हम रिपीट नहीं कर सकते जिस तरह उस वक्त ये करवाया गया? आपके ख्याल में अब ज़्यादा मुश्किल है? तो दोनों बातें सही हैं. कल्चर क्रिएशन इज अ डिफिकल्ट थिंग, बट दूसरी बात आपकी जो है वो ज्यादा वजन इस तरह रखती है कि नैरेटिव बिल्ड करें कि अर्जेंसी कितनी है. आई थिंक अभी तक शायद सिंक इन नहीं करा लोगों में कि हम $6 अरब जो कि बोरोड हैं, जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं वो नेगेटिव हैं. हम एक बहुत ही प्रिकेरियस पोजीशन में हैं. हमें इस पोजीशन से निकलना है. हमने निकलने के लिए मिनहासुल काम करना होगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं अमार के बिजली आप बंद करें, आप ऑल्टरनेट डेज पे गाड़ियों को इवन और ऑड नंबर्स पे लाएं, आप कमर्शियल मार्केट सनसेट पे बंद करें. आप लोगों को ये बताएं कि इट इज नॉट अबाउट making profit anymore. It is about saving the country. It is about the uncertain conditions that we have on our dollar account, जिसको बचाने की जरूरत है. मैंडेटरी कार पूलिंग स्कूल के लिए करें, और एक चीज इससे आगे बढ़ें, और वो अब हुकूमत को ये करनी है. हमारे यहाँ आप देखें कि अगर आप इस्त्री खरीदने जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस इस्त्री की एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है. हमें मूव करना है एनर्जी एफिशिएंट डिमांड साइड पे भी. सो दैट इज द सेकंड स्टेप टू कंजर्वेशन जो हमें लेना है. याद रखिए कि जैसी समर्स आएंगी, अभी तो आप मिनिमम अभी भी लोड शेड कर रहे हैं मुल्क में, because LNG and coal are on the slower side, but जैसे ही डिमांड पिकअप करेगी नियर 20,000, आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी. सो कंजर्वेशन विल बिकम द कॉर्नरस्टोन ऑफ एनर्जी पॉलिसी, the cornerstone of economic policy as you move forward. So जरूर ये कल्चर क्रिएशन अर्जेंसी की बेसिस पे आज से शुरू कीजिए. बिल्कुल सही. अमार साहब, और कौन से ऐसे एक ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन है, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे पैगामात हैं, पॉलिसीज़ हैं जिनके ऊपर हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है? और सिर्फ ये हुकूमत नहीं, आने वाली जो भी हुकूमत हो. ऑब्वियसली हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का बहुत जिक्र करते हैं, बट उसके लिए वी नीड टू, जो भी हुकूमत होगी वो 5 साल के लिए आएगी तो शायद उसके ऊपर वो कोई काम कर सकती है. बट उसके अलावा भी व्हाट एल्स डू वी नीड टू लुक एट? देखें, वी नीड एन एनर्जी सिक्योरिटी प्लान. काफ़ी हद तक जो हमारी एनर्जी है वो इम्पोर्टेड, और एनर्जी में मैं
पेट्रोल को भी गिनूंगा, जो हम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं उसको भी गिनूंगा, कोल को भी गिनूंगा। वी नीड एन इंटीग्रेटेड एनर्जी सिक्योरिटी प्लान, जिसमें सब बैठ के करें कि जी हमें एनर्जी कितनी इस्तेमाल करनी है और अगले 5 साल में कितनी टोटल एनर्जी हमारी इंपोर्ट होनी चाहिए। हमारी जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो ज़्यादातर प्राइवेट गाड़ियों में होती है या मोटरसाइकिल्स में होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि देयर इज़ मैसिव इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे अगर वो एक चीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट व्हीकल्स का यूजेज कम होगा और एफिशिएंसी आएगी। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जी अब सस्ता तेल इंपोर्ट कर लें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है हम पब्लिक ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर में करें ताकि लोगों के पास एक्सेस हो। एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो पिछले साल 2022 के शुरू में जो हमें फ्यूल की सब्सिडीज दी थी, तकरीबन 100 अरब हर मंथ की सब्सिडी थी। 3 महीने की तकरीबन 270 से 300 अरब की सब्सिडी थी। कराची की जो ग्रीन लाइन है उसकी कॉस्ट टोटल 35 अरब रुपए। उस सब्सिडी में आप पूरे मुल्क में 10 से 15 लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगा सकते थे जिसको लोगों को ज़्यादा फायदा होता। 3 महीने में आपने 300 रुपए जला दिए, वो चीज़ ख़त्म हो गई, गाड़ियाँ भी जल गई, एंड ऑफ स्टोरी, और हम और तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि एक प्रॉपर प्लान हो इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस पर मूव करें। इसी तरह एनर्जी यूजेज के लिए वी नीड टू मूव टुवर्ड्स लोकल सोर्सेज। लोकल जो कोल है हमारा, दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। इंपोर्टेड कोल के जो पावर प्लांट्स हैं वो कन्वर्जन पे उन पे काम हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम जो कि हम लोकली इस्तेमाल कर सकते हैं। रिन्यूएबल अगर आप अपने घर पे बिल्कुल लगाना सही चाहें। सर। जी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।